हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे विज्ञान डीएलएड सेमेस्टर के एमसीक्यूज का जबरदस्त विस्तृत हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C2H2। एसिटिलीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन त्रिबंधन होता है। ये वेल्डिंग और कार्बनिक संश्लेषण में प्रयोग होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण क्या है? देखो, CH4 क्या होता है? एक मीथेन गैस होती है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। और C2H6 क्या है? ईथेन है। ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके अंदर द्विन कार्बन यौगिक होता है। और अगला विकल्प क्या है? C2H4। ये क्या होता है? एथिलीन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, इसमें कार्बन द्विबंधन होता है। ये फल पकाने में प्रयोग होता है। और अंत में आता है हमारा एसिटिलीन C2H2। ये क्या है? एक त्रिबंधन वाला यौगिक है। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। ठीक है, बाकी अन्य विकल्प क्या है? प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और आवर्धित होगा। ये हमारा सही है, सही विकल्प है। सीधा प्रतिबिंब केवल तब बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, यानी दूर हो। सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब संभव ही नहीं है। अगला प्रश्न, हरित लवक रहित पौधे का समूह है। क्या हुआ? कवक। कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखो विकल्पों का विश्लेषण। शैवाल क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। ये कवक क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं या परजीवी भी कह सकते हैं हम। अनावृत बीजी, इनमें क्लोरोफिल होता है। ये हरे पौधे होते हैं, इन्हें अनावृत बीज कहते हैं। चलिए आज जानते हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी क्या होता है? अनावृत बीज पौधे होते हैं जो इनमें बीज फलक में ढके नहीं होते हैं, बल्कि वो नग्न रहते हैं। इनमें फूल नहीं होते हैं, ये केवल शंकु होते हैं। उदाहरण देखो, साइकेस हो गया, पाइन, देवदार। ये क्या हो गया? अनावृत बीजी। और आगे हैं हमारे आवृत बीजी। आवृत बीज वाले पौधे क्या होते हैं? इनमें क्या होते हैं? फल में बीज होते हैं अंदर। ठीक है, इनके बीज फल के अंदर सुरक्षित होते हैं। ये सच्चे फूल और सच्चे फल कहलाते हैं। इनका परागण कैसे होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या अन्य जीवों द्वारा। परागण मतलब इनके बीज इधर उधर जाके फैल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे ना? आवृत बीजी के आम, गेहूं, सरसों, गुलाब और धान। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति होती है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। और अन्य विकल्पों का विश्लेषण। आवर्तकाल क्या होता है? एक पूर्ण दोलन में लगा समय। आयाम क्या होता है? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। आवृत्ति क्या होता है? बस किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या। वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में। वायुदाब क्या होता है? वायु चारों दिशाओं में दाब आरोपित करती है। वायु दाब गैसों के अणुओं की गति के कारण सभी दिशाओं में समान रूप से आरोपित होता है। ये किस नियम के अनुसार है? पास्कल के नियम अनुसार। चलिए आगे। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। क्या? सुगर चारकोल। सुगर चारकोल क्या होगा? अक्रिस्टलीय कार्बन का अपरूप होगा। चलिए इसका
वे इसकी व्याख्या देखते हैं। अक्रिस्टलीय कार्बन इनकी संरचना क्या होती है, अनियमित होती है। जैसे चारकोल हो गया, कोयला हो गया। और ग्रेफाइट क्या है हमारा, क्रिस्टलीय कार्बन का रूप है। हीरा क्या है, ये भी क्रिस्टलीय कार्बन का रूप है। लेकिन सुगर चारकोल है, ये अक्रिस्टलीय होता है, ये सरकड़ा के अपूर्ण दहन से बनता है, ठीक है। और फुलरीन क्या है, क्रिस्टलीय कार्बन का नैनो रूप। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी। और अन्य विकल्पों का विश्लेषण। आयाम क्या होता है, तरंग का अधिकतम विस्थापन। अर्ध आयाम क्या होता है, आयाम की आधी दूरी। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी। और अर्ध तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य की आधी दूरी। आगे है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल क्या होता है, क्या होता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। और पेचिश नामक बीमारी कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है, किसके कारण होती है, ये होती है एंटामीबा हिस्टोलिका। पेचिश किसके द्वारा होती है, एंटामीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजुआ के कारण, जो हमारे आंतों को संक्रमित कर देता है। और अन्य विकल्पों का विश्लेषण। फैलेवी वायरस क्या होता है, डेंगू बुखार का कारण। निमेटोड क्या होता है, एक कृमि संक्रमण जैसे फाइलेरिया। ईस्ट के द्वारा क्या होता है, फंगल संक्रमण। और एंटामीबा तो पता ही पेचिश की बीमारी का कारण होता है, ठीक है। किसी वस्तु का जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर है वस्तु के भार के। अतः कौन सी कंडीशन सही होगी, देखो, जब हमारा उत्प्लावन बल और वस्तु का भार बराबर है तो वह वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी, ठीक है। जब पूरी डूबेगी तो क्या होगा, हमारा उत्प्लावन बल भार से कम होगा। और सतह पे तैरेगी तो उत्प्लावन बल भार से ज्यादा होगा। अब कुछ डूबी हुई मालूम पड़ेगी तो लगभग भार कम होगा, मतलब ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन जब पूरी डूबी हुई तैरेगी तो क्या होगा, उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है, किस विधि के द्वारा ठंडा होता है घड़ा का पानी, बाष्पन के द्वारा। बाष्पन घड़े की सतह से पानी के अणु बाष्पित होते हैं और गुप्त ऊष्मा ले जाते हैं, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। और अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखो। संवहन क्या होता है, द्रव या गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा मतलब होता है हमारी गर्मी। चालन क्या होता है, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसे लोहा गर्म कर दे हम आग में तो एक तरफ से गर्म करते हैं तो पूरा गर्म हो जाता है अपने आप ही। और क्वथन क्या होता है, किसी चीज को उबालना जो ऊष्मा देकर होता है। और बाष्पन के द्वारा क्या होता है, हमारे घड़े का पानी ठंडा होता है। आगे देखो क्या है, एजुसेट क्या है। एजुसेट हमारा क्या है, एक शैक्षिक उपग्रह। और एजुसेट इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगी, एजुकेशन सैटेलाइट। ये हमारा भारत का शैक्षिक उपग्रह है पहला। ये प्रक्षेपण तिथि को क्या है, इसकी कब लॉन्च किया गया था, 20 सितंबर 2004 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। किसके द्वारा किया गया था, GSLV F-01 रॉकेट के द्वारा। अब देखो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हिंदी में क्या कहेंगे, भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। निर्माता कौन था अपना एजुसेट का, इसरो। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और एजुसेट का दूसरा नाम क्या है हमारा, GSAT-3। अब देखो GSAT की फुल फॉर्म क्या होती है, GSAT की होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हिंदी में इसे कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। आगे देखो, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। रंध्र कहाँ पर होता है, पत्ती के निचली सतह पर। रंध्र ये मुख्यतः पतली, रंध्र क्या होता है, ये मुख्यतः पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय नियंत्रित हो सके।
ऊपरी सतह पर तो बिल्कुल बहुत ही कम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से निचली सतह पर ही पाए जाते हैं हमारे पर्णरंध्र। और दंड तल क्या होता है? पत्ती का डंठल। और पर्णाधार क्या होता है? पत्ती का आधार। दाब अधिक कब होता है? देखो, दाब अधिक होता है हमारा एक पैर पर खड़े होने पर। दाब वैसे क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। एक पैर पर खड़े होने पर समान बल कम क्षेत्रफल पर पड़ता है, इसलिए क्या दाब अधिक होता है। बैठे पर देखो हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाता है लेकिन दाब कम लगेगा। एक पैर पर हम खड़े होंगे तो क्षेत्रफल कम लेकिन दाब अधिक होगा। और दो पैर पर क्षेत्रफल अधिक दाब कम, और लेटने पर क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अधिक हो जाता है लेकिन दाब भी बहुत कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? नमक में कार्बन हमारा नहीं पाया जाता है। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। रोटी क्या है? रोटी कार्बोहाइड्रेट युक्त होती है, इसमें कार्बन मौजूद होता है। और चीनी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, इसे सुक्रोज कहते हैं। ये कार्बन युक्त होती है। लेकिन नमक होता है, नमक में कार्बन नहीं होता, ये अकार्बनिक यौगिक है। कोयला तो हमारा कार्बन का शुद्ध रूप कहलाता है। अब देखो कोयले के प्रकार जान लेते हैं फटाफट। पहला होता है पीट कोयला। इसमें लगभग 50 से 60% कोयला होता है। ये सबसे निम्न श्रेणी को होता है, निम्न मतलब घटिया क्वालिटी का। और दूसरा आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कहते हैं भूरा कोयला। इसमें लगभग 60 से 70% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और तीसरा है बिटुमिनस कोयला। इसमें कार्बन मात्रा 70 से 85% होती है। ये सर्वाधिक उपयोग में हम करते हैं कहाँ कहाँ? उद्योगों, घरेलू ईंधन में। और सबसे अंत में आता है हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 85 से 95%। ये सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। ये कठोर और चमकीला होता है। ये सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब देखो हरित लवक कहाँ पाया जाता है? हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे मतलब वनस्पति कोशिका में। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में तो असंभव है, जंतु की पौधा थोड़ी ना है। कवक में हरित लवक नहीं होता है, ये मृतजीवी होता है, ठीक है। अब विषाणु में कोशिका अंग नहीं होता है, ये निर्जीव होता है। वनस्पति कोशिका के अंदर हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल मतलब पर्णतंत्र। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। कब किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार 1876 में। ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार। न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए थे। आर्किमिडीज ने क्या किया था? उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। सैमुअल मोर्स ने क्या दिया था? मोर्स कोड, जो टिक 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 करके संकेत, एक अलग भाषा होती है, सीक्रेट भाषा, वो उसे मोर्स कोड कहते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा। क्रिस्टलीय कार्बन देखो क्या होते हैं। इसमें कार्बन परमाणु नियमित संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ये कठोर और चमकीला होता है। इसके उदाहरण क्या है क्रिस्टलीय कार्बन के? हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन और ग्रेफीन। इनका उपयोग कहाँ होता है? आभूषण व नैनो टेक्नोलॉजी में। अब आते हैं आगे अक्रिस्टलीय कार्बन। अक्रिस्टलीय कार्बन में क्या होता है? कार्बन परमाणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये अपेक्षाकृत नरम और रूखे होते हैं। इसके देखो अक्रिस्टलीय कार्बन के रूप देखो क्या क्या होते हैं। कोयला हो गया, कोक, काले को चारकोल। इनका उपयोग ईंधन और जल शोधन में करते हैं। काजल क्या है? हमारा अक्रिस्टलीय कार्बन, क्योंकि ये ठोस नहीं होता। जंतु चारकोल क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन। कोयला क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन। लेकिन हीरा है एक कार्बन का शुद्ध रूप है और क्रिस्टलीय कार्बन होता है। द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव को गैस में परिवर्तन किसी भी तापमान पर हो गया। अब अन्य विकल्पों का विश्लेषण। गलनांक क्या होता है हमारा? ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है। मतलब किसी चीज को पिघलाते हैं गला के, तो गलनांक हो गया। हिमांक क्या हो गया? द्रव के ठोस में या जमने को कहते हैं हिमांक का। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव का गैस में बदलना। संघनन क्या होता है? गैस का द्रव में बदलना। जैसे हो गया हमारा देखो भाप का पानी में बदलना हो गया, जैसे बादल, ये क्या संघनन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का सीधे गैस में बदल जाना।
जैसे कपूर बदल जाता है सीधे ठोस से गैस में, और नेप्थलीन की गोलियां, और शुष्क बर्फ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखो प्रश्न 5 पे आते हैं हम। कह रहा है चना मटर की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? चना मटर की जड़ों में कौन सा पाया जाता है? राइबोजियम। राइबोजियम कहाँ पाया जाता है? चना और मटर की जड़ों में। ये सहजीवी के रूप से रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और अन्य विकल्प देखो क्या है। राइबोजियम कहाँ पाया जाता है? चना और मटर की जड़ों में। क्लास्ट्रीडियम क्या होता है? ये अन्य प्रकार का नाइट्रोजन होता है, ये मुक्त जीवी होता है कहाँ? स्थिरीकरण जीवाणु में। और एजेटोबैक्टर क्या होता है? मृदा में मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। अब देखो दाब का मात्रक क्या है? क्या है दाब का मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, इसलिए इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। जैसे न्यूटन हमारा बल का हो गया और मीटर स्क्वायर हमारा होगा क्षेत्रफल का, इसलिए दाब का क्या होगा? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। और या इसे हम दूसरी भाषा में पास्कल भी कह सकते हैं। जूल, जूल किसका मात्रक होता है? कार और ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन मीटर किसका होता है मात्रक? बल आघूर्ण का मात्रक होता है। किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है। और न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर किसका होता है? ये दाब का मात्रक होता है। कुकिंग गैस में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? ब्यूटेन की मात्रा। कुकिंग गैस मतलब एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसे हिंदी में कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, लेकिन ब्यूटेन इसमें सबसे ज्यादा होती है, किसमें? एलपीजी में। अब देखो मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी का। सीएनजी का फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में से कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ब्यूटेन क्या? एलपीजी में प्रमुख होती है। ईथेन क्या होता है? प्राकृतिक गैस में होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। एथिलीन क्या होती है? ये पेट्रो रसायन होती है, ईंधन नहीं होता है ये। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने इसरो की नींव रखी थी। और आर्यभट्ट कौन थे? प्राचीन खगोल शास्त्री। भारत के पहले उपग्रह का नाम मतलब कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया है। आर्यभट्ट ने क्या किया था? शून्य और पाई के मान की खोज की थी। प्रतिजैविक औषधि क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन मतलब एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये जीवाणु संक्रमण को रोकते हैं या मारते हैं, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन, अब देखो इसके विकल्पों का विश्लेषण। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक औषधि है मतलब एंटीबायोटिक। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, मधुमेह के इलाज में उपयोग होता है। ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन, ये वृद्धि के लिए उपयोग होता है। और एट्रिन क्या है? असंबद्ध, मतलब ये कुछ है ही नहीं, गलत उपयोग, गलत विकल्प है। अब आगे संचारी रोग क्या है? संचारी रोग है हैजा। संचारी रोग क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो संचारी रोग कहलाते हैं। जैसे हैजा हो गया, हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से फैलता है। कोविड-19 हो गया, कोरोना वायरस। एड्स हो गया हमारा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किससे फैलता है? एड्स एचआईवी विषाणु से। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से। अब देखो असंचारी रोग क्या होते हैं? असंचारी रोग होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे डायबिटीज यानी मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, सूखा और रतौंधी। हैजा हमारा संचारी रोग है, कैंसर असंचारी रोग, मधुमेह असंचारी रोग, और जोड़े में दर्द भी हमारा असंचारी रोग है। कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में होती है? कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस आग बुझाने में प्रयोग होती है क्योंकि ये दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है। अब देखो H2O क्या होती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये व्यंजक और कीटाणुनाशक होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आग बुझाने वाले उपकरणों में उपयोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये खाद्य और पेय पदार्थों में परिरक्षक के रूप में कार्य करती है, ये विषैली गैस होती है। और नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, ये हंसाने वाली गैस होती है, इसे लाफिंग गैस भी कहती हैं। ये प्रयोगशाला में ही पाई जाती है। दाब का मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन क्या है, हमारा बल का मात्रक, न्यूटन बटे मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक, और न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है दाब का मात्रक। आगे देखो, सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है, जो पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। पेचिस कौन उत्पन्न करता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजुआ परजीवी है, जो मानव आंत के अंदर इन्फेक्शन फैला के पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। और देखो इसके अन्य विकल्प क्या है। जेंथोमोनासाइटिस क्या है, एक पौधों में एक रोग कारक है। एंटमीबा हिस्टोलिका पेचिस का कारक है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, नीले हरे शैवाल, ये प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या है, दही में उपयोगी जीवाणु। वाह्य कण बना होता है, वाह्य कण किसका बना होता है, उपास्थि कण मतलब कान। बाह्य कण उपास्थि का बना होता है, जो लचीला ऊतक है। और अस्थि क्या है, अस्थि कान की हड्डी भीतरी भाग है, जो बाह्य नहीं है। उपास्थि क्या है, बाह्य कण का निर्माण करती है। उरोस्थि क्या होगी, छाती की हड्डी। नवीकरणीय संपदा क्या होगी हमारी, मिट्टी। अब देखो नवीकरणीय संपदा क्या होती है। नवीकरणीय संपदा प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्ति होगा, जैसे मिट्टी हो गया, पानी हो गया। और अनवीकरणीय संबंध क्या होता, सॉरी, अनवीकरणीय संपदा क्या होती है। अनवीकरणीय संपदा होती है, ये प्राकृतिक संसाधन है, जो सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं। इन्हें उपयोग होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इनका मुख्य उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। मृदा क्या है हमारी, नवीकरणीय संपदा है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनती रहती है। कोयला क्या है, अनवीकरणीय, क्योंकि ये एक दिन खत्म होने ही होने है। पेट्रोल क्या है, ये भी अनवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस है, ये भी अनवीकरणीय है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। हमारी पृथ्वी सभी चीजों को गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण ही खींचती है। आइंस्टीन ने क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। सीवी रमन ने दिया था, रमन प्रभाव की खोज करी थी इनने। और न्यूटन ने हमारा क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज। और आइंस्टाइन ने ठीक है सापेक्षता सिद्धांत दिया था। और एनएस बोर ने क्या किया था, कणों की सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं जिसे। और आगे देखो, कुम्हार के चाक की गति क्या होती है, घूर्णन गति। कुम्हार का चाक एक अक्ष के परितः घूमता है, मतलब अक्ष के चारों ओर, इसलिए इसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन अपने अक्ष पर गति होती है। कुम्हार का चाक का घूमना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये घूर्णन गति है। सरल रेखीय गति क्या होती है, एक सीधी रेखा में गति, जैसे बंदूक से निकली गोली। वृत्तीय गति क्या होती है, एक वृत्ताकार पथ पर गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा जो है वृत्तीय गति है। दोलन क्या होती है, आगे पीछे गति, जैसे घड़ी का पेंडुलम हो गया, और ये झूला झूलते हैं वो हो गया। सामान्यतः वृक्ष की लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर से 30 मीटर तक। सामान्य वृक्षों की ऊंचाई 3 मीटर से 30 मीटर के बीच होती है। कुछ विशालकाय वृक्ष हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 3 मीटर से 30 मीटर के बीच होती है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या होगा, हैंडपंप। अब देखो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब, आयास और भार के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर तथा एक से भी कम हो सकता है। अब देखो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होंगे, कैंची हो गया, प्लास हो गया, सणासी होगी, नाखून काटने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन, शीशा झूला, साइकिल के ब्रेक और हैंडपंप। अब देखियो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं। द्वितीय श्रेणी के वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास और भार के बीच होता है। इसके उदाहरण देखो क्या क्या होते हैं, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन,
एक पहिए की कूड़ा धोने वाली गाड़ी आदि। अब देखो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं। तृतीय श्रेणी में क्या होता है, जो आलम्ब होता है वो भार और आयस के बीच होता है। इसके देखो उदाहरण क्या होगा, तृतीय श्रेणी के चिमटा और मनुष्य का हाथ। इधर देखो उत्तोलक के प्रकार दिए हुए हैं हमारे, जो आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। इनमें देखो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब भार आयस के बीच में है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या है, भार आलम्ब और आयस के बीच में है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या है, आयस आलम्ब और भार के बीच में है। देखो प्रथम श्रेणी का नेल कटर हो गया, ये देखो हमारी नींबू वाली मशीन है, ये चिमटी है। और अवशेषीय अंग देखो क्या होते हैं। अवशेषीय अंग जो अवशेष है इनका कोई काम ही नहीं है, अनावश्यक अंग। अवशेषीय अंग वे हैं जिनका किसी पहले समय में यूज होता था लेकिन अब यूज नहीं होता है, जैसे मनुष्य की अपेंडिक्स हो गई और पूंछ की हड्डी हो गई। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, C2H2। एसिटिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन त्रिक बंधन होता है। ये वेल्डिंग और कार्बनिक संश्लेषण में प्रयोग होता है। और इसके अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। CH4 क्या है, मीथेन। ये सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। और ईथेन क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, द्विकार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें। और एथिलीन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंधन होता है, ये फल पकाने में उपयोग होता है। और एसिटिलीन क्या है हमारा, ये त्रिबंधक वाला यौगिक है। अब जानते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल सिंगल बॉन्ड यानी एक बंध होता है। ये हाइड्रोजन परमाणु को पूरी तरह से संतृप्त होते हैं। इसको उदाहरण देखो क्या होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, एल्केन हो गया जैसे मीथेन CH4, ईथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में दोहरा बंधन या तिहरा बंधन होता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इसके देखो उदाहरण क्या होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, एल्किन के अंदर ईथीन हो गया, एल्काइन के अंदर एथाइन हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन हो गया, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं, अवतल लेंस के उपयोग के। अब जानते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसे अवतल लेंस मतलब अपसारी लेंस से ठीक किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस या अपसारी लेंस से ठीक किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए। और उत्तल दर्पण का क्या कहाँ उपयोग होता है, गाड़ियों में पीछे देखने के लिए। और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, बड़े प्रतिबिंब बनाने में। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई क्या होती है, 76 सेंटीमीटर। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर होते हैं, लगभग 760 mmHg। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित नहीं है, क्या संबंध नहीं है, पर्व संधियां। पत्ती में देखो पर्णफलक भी होता है, पर्णवृंत भी होता है और पर्णाधार, लेकिन पर्व संधियां नहीं होती हैं। पर्व संधियां क्या होता है, तने का वह भाग जहां से पत्तियां निकल के आती हैं। पर्णाधार क्या होगा, पत्ती का आधार हो गया। पर्णवृंत पत्ती का डंठल। पर्व संधियां तने का वह भाग जहां से पत्तियां निकल के आती हैं। पर्णफलक पत्ती का चपटा हिस्सा हो गया हमारा। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप क्या होगा, चारकोल। और अक्रिस्टलीय कार्बन क्या होती हैं, इनकी परमाणु संरचना जो होती है अनियमित होती है, जैसे चारकोल और कोयला। और क्रिस्टलीय कार्बन क्या होते हैं, इनमें परमाणु एक नियमित दोहराव वाली संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इनकी संरचना अत्यंत सुव्यवस्थित और ज्यामितीय होती है। इसके देखो विकल्पों का विश्लेषण।
ग्रेफाइट क्या है? क्रिस्टलीय कार्बन का रूप है। हीरा क्या है? क्रिस्टलीय कार्बन का रूप है। शुगर चारकोल क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन का रूप है। क्या है? अक्रिस्टलीय शुगर चारकोल। ये शर्करा के अपूर्ण दहन से बनता है। क्लोरीन क्या है? क्रिस्टलीय कार्बन का नैनो रूप है हमारा। अब देखो आगे क्या है? कुकिंग, यह मतलब खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? किसकी होती है? ब्यूटेन। जो एलपीजी होती है खाना पकाने वाली गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसे हम हिंदी में द्विकृत पेट्रोलियम गैस कहती हैं। मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, लेकिन ब्यूटेन की मात्रा इसमें अधिक होती है एलपीजी में। मीथेन कहाँ होती है? मीथेन प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, उसका मुख्य घटक है। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। ईथेन प्राकृतिक गैस में माइनर घटक है। और एथिलीन क्या है? पेट्रो रसायन है, लेकिन ईंधन नहीं है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस्म होती है ठोस में, जैसे घंटी बुलाते हैं, बहुत तेज बोलती है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ठोस में अणु सघन होते हैं, इसलिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक लोहे में होती है। कितनी होती है? 500 मीटर प्रति सेकंड। ठोस में कितनी होती है ध्वनि की चाल? 500 मीटर प्रति सेकंड। और द्रव में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1500 मीटर प्रति सेकंड। गैस में कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन निर्वात में, जहाँ कोई माध्यम नहीं है, वहाँ ध्वनि चल ही नहीं सकती। भारतीय वैज्ञानिक कौन है? हमारे सीवी रमन। सर सीवी रमन कौन थे? एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 1930 में, और इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला था। और अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखो। एडिसन कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक, इन्हें बिजली का बल्ब बनाया। मैडम क्यूरी कौन है? फ्रेंच यानी फ्रांस की वैज्ञानिक थी, इन्होंने पोलोनियम और रेडियम तत्वों की खोज की। गैलीलियो कौन थे? इटली के वैज्ञानिक, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। हमारे सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव मतलब प्रकाश की प्रकीर्ण में तरंग दैर्घ्य की परिवर्तन घटना। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारी, वो हमारी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। अब देखो थायराइड ग्रंथि का क्या होता है? ये चयापचय के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है। पीयूष ग्रंथि हमारी मास्टर ग्रंथि होती है, ठीक है। और आग्नेयाशय ग्रंथि क्या है? आग्नेयाशय ग्रंथि हमारी इंसुलिन स्रावित करती है। आग्नेयाशय ग्रंथि क्या करती है? इंसुलिन स्रावित करती है। अधिवृक्क ग्रंथि क्या करती है? एड्रेनल हार्मोन होती है, उसे स्रावित करती है। अब जानते हैं चयापचय क्या होता है। चयापचय जीवित कोशिका में होने वाली सभी बायोकेमिकल प्रक्रियाओं का समूह है, जो जीवों के विकास, ऊर्जा उत्पादन और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चयापचय के अंदर दो मुख्य प्रक्रिया होती है। एक तो होती है उपचय। उपचय मतलब सरल पदार्थों से जटिल अणुओं का निर्माण, जैसे प्रोटीन संश्लेषण। और अपचय क्या होता है? जटिल अणुओं का विघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करना, जैसे भोजन का पचना। नागफनी कहाँ का पौधा है? मरुस्थल का। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान का। नागफनी यह एक मरुस्थलीय पौधा है, जिसमें पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तना मोटा और रसीला होता है, ठीक है। अब देखो जलीय पौधे क्या होते हैं? जल में उगने वाले पौधे, जैसे कमल हो गया, जलकुंभी और सिंघाड़ा। मरुस्थलीय पौधे हमारे रेत में उगते हैं, जैसे शुष्क वातावरण में, जैसे हमारा नागफनी और खेजड़ी हो गया। और आरोही पौधे क्या होते हैं? चढ़ने वाले पौधे। चढ़ने वाले पौधे मतलब बेल, जो ऊपर चढ़ रही है, बेल। मनी प्लांट की बेल, अंगूर की बेल, मटर, खीरा। और उपपरियोही क्या होते हैं? अन्य पौधों के ऊपर उगने वाले पौधे, जैसे आर्किड का पौधा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।